मित्रों, अनबाउंड इंडिया मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस समय गोवा में हूँ। गोवा का ये डोनापाला क्षेत्र है, एरिया है। ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये सी शोर है, समुद्री किनारा है। यहाँ पर लोग आते जाते हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं किसी एक ख़ास विषय को लेकर। आज हम लोग चर्चा करेंगे ख़ास मेहमान के साथ। You are watching Unbound India। कहते हैं सागर अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता। क्या ये सच है? क्या सागर का जो स्वभाव है वो चंचल है? क्या सागर का जो व्यवहार है वो विस्तारवादी है? क्या सभ्यताओं के विनाश और लुप्त होने में समुद्र की महती भूमिका है? द्वारका जिसकी इतनी चर्चा होती है, गुजरात के किनारे जो शहर है, जो श्री कृष्ण का बसाया हुआ जो शहर है, उसके भी लुप्त होने के पीछे या उसके सबमर्ज होने के पीछे भी क्या सागर का ही हाथ है? इन तमाम विषयों को हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रख्यात जियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव निगम जी। उनके साथ हम चर्चा करेंगे और सागर के व्यवहार को हमारी सभ्यताओं के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना उसने हमको योगदान दिया और कितना उसका विनाश किया है सभ्यताओं का। इन सारे विषयों को और हम खंगालने की कोशिश करेंगे। राजीव जी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनबाउंड इंडिया में। एक एक सिलसिलेवार आपसे सवाल करेंगे और आपके जवाबों के माध्यम से हम अपनी जो दर्शक हैं उनको नई जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या समुद्र अपनी मर्यादाओं को तोड़ता है? क्या समुद्र का व्यवहार विस्तारवादी है? क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है। मुझे याद है कि बचपन में भी मुझे पढ़ाया गया था कि समुद्र अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ता। लेकिन एक भूगर्भ शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे कह सकता हूँ कि समुद्र ने बार बार अपनी मर्यादाएं तोड़ी हैं। ये कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं कि समुद्र यहीं पे रहेगा। लेकिन ये भी नहीं कि समुद्र विस्तारवादी है। ये जो कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, कुछ मैन मेड होती हैं, जैसे आजकल है ग्लोबल वार्मिंग, ये मैन मेड है। लेकिन प्राकृतिक घटनाओं की वजह से समुद्र हमेशा घटता है, बढ़ता रहता है। जिस समय बहुत सारा पानी समुद्र का बाहर निकल कर ध्रुवों पे जम जाता है, उस समय सी लेवल नीचे चला जाता है। जब ध्रुवों की बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी सारा समुद्र में आता है और समुद्र का तल, तो ऐसा है हर लेवल पे समुद्र का तल ऊपर या नीचे होता रहा है। ये पूरे धरती के इतिहास में ये अनेकों बार हुआ है। एक और बात कही जाती है कि आज का जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर भी कभी समुद्र था। बड़ी विस्मयकारी बात है। लेकिन आप एक विशेषज्ञ हैं। एक विशेषज्ञ होने के नाते क्या कहना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे की क्या वजह है, क्या सच है? बहुत अच्छा आपने पूछा है। जहाँ इस समय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक दैट एंटायर एरिया वाज सी एंड नेम ऑफ दैट सी वाज टेथिस सी। तो उस समय जो भारत है वो एक तरह से द्वीप था जो चाइना की तरफ या एशियन प्लेट की तरफ खिसक रहा था। और खिसकते खिसकते जब हुआ तो ये पानी हटता चला गया और यहाँ पर फिर धीरे धीरे पहाड़ उठने शुरू हुए। तो यस, हिमालय की जगह पर टेथिस सी था और ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। और आप कैसे कह सकते हैं कि हिमालय जहाँ था वहाँ सी था? क्योंकि जो हिमालय की चट्टानें हैं उनका जब अध्ययन किया गया तो उसमें वो फॉसिल्स मिले हैं जो हमेशा समुद्र में ही रहते हैं। तो उनके जो जीवाश्म है वो हिमालय में मिले, जिसने इस बात का संकेत किया कि जहाँ हिमालय में जो चट्टानें हैं वो किसी समय पानी में समुद्र के अंदर डूबी हुई थी, जो बाद में उठ के ऊपर हिमालय जिन्होंने बनाया है। सो इट वाज ए टेथिस सी। खाली हिमालय ही नहीं, तमिलनाडु का बहुत बड़ा हिस्सा पानी के अंदर था, जिसको हम लोग अपनी जियोलॉजी की भाषा में बोलते हैं वेरी फेमस क्रेटेशियस ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन ऑफ द सी। आप तमिलनाडु कोस्ट में जाएं तो मीलों अंदर आपको ऐसे फॉसिल मिलेंगे जो सी में मिलने चाहिए थे।
इसी तरह सूरत और भरूच की तरफ से एक ब्रांच गई है जो मध्य प्रदेश तक सी में कभी कभी तक पहुंचती थी। तो सी हमेशा घटता बढ़ता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और जैसा आजकल कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी सी लेवल के ऊपर उठने की काफ़ी संभावनाएं हैं। जी, बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने ये समझाया दर्शकों को। मुझे लगता है कि हिमालय के बारे में एक और नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। एक बात मैं और आपसे समझना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, पृथ्वी पर जो जीवन है उसके होने का जो प्रमुख कारण है वो समुद्र ही है। इसके साथ साथ सभ्यताओं के पनपने और सभ्यताओं का उसी सागर में लुप्त होने की वजह भी सागर ही है, उनको अपने आगोश में लेने की वजह भी सागर है। क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए, हर जगह तो ये नहीं कह सकते, लेकिन जो सागर के किनारे जो सभ्यताएं विकसित हुई या जो शहर बनाए गए, तो वो दोनों तरह के आपको उदाहरण मिल जाएंगे। कि जब समुद्र का तल आज से ऊपर था उस समय जैसे जो बंदरगाह बने, और उसके बाद वो समुद्र का तल नीचे चला गया तो वो बंदरगाह बर्बाद हो गए। इसी तरह कभी ऐसा हुआ कि समुद्र का तल जब आज से नीचे था तो उस समय जो शहर बने, बंदरगाह बने, जब पानी ऊपर गया तो वो सब समुद्र के अंदर आ गए। अगर आप उदाहरण जानना चाहें तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, कि कब समुद्र का तल ऊपर था और कब समुद्र का तल नीचे था, उसमें कौन कौन से शहर, और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो हमारे भारत देश में ही अवेलेबल हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जब समुद्र का तल आज से ऊपर था उस समय लोथल नाम की एक जगह है, अहमदाबाद से करीब 12 किलोमीटर दूर, अभी ज़मीन पर है वो, लेकिन ये दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह है जो अब तक पाए गए। तो ये इसलिए था कि जब समुद्र का तल ऊपर था तब ये सी से कनेक्टेड थे, और ये उसकी वजह से ये बड़ा फ्लोटिंग मतलब बहुत ही प्रसिद्ध संपन्न शहर हुआ करता था। लेकिन जब समुद्र का तल नीचे गया तो वो भी जितना बिजनेस था वो बर्बाद हो गया, वहाँ के लोगों को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। तो ऐसे ही जब समुद्र का तल आज से नीचे था, द्वारका जैसा प्रसिद्ध शहर बना जो बाद में डूबा। तो हमेशा होता है, सी घटता है सी बढ़ता है, शहर या तो समुद्र से उभरते हैं या समुद्र में डूबते हैं। तो और इसको कहने की जो कहानी है, हम लोग बोलते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कि समुद्र का तल कब ऊपर था कब नीचे था। तो ये कहानी जो है, ये बहुत छोटे छोटे 1 मिलीमीटर से भी छोटे एक जीव होते हैं जिन्हें हमारी भाषा में फोरामिनिफेरा कहते हैं। तो कहते हैं इन छोटे से जीवों की कहानी और ये जो है ये सागर की कहानी कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवाश्मों की कहानी, जवानी और सागर की कहानी, इसे ऐसा मानेंगे आप। भारत की सभ्यताएं या कहें दुनिया में किसी भी सभ्यता का जो उत्थान है वो देखा गया या तो नदियों के किनारे हुआ है या समुद्र के किनारे हुआ है। भारत की सभ्यताएं खास तौर पर समुद्री सीमा के निकट की जो सभ्यताएं हैं उनके नष्ट होने के पीछे भी क्या सागर का ही हाथ है, इसी समुद्र का हाथ है? जी बिल्कुल, समुद्र ही सबसे महान कारण है। और समुद्र के घटने या बढ़ने से अगर आप देखें दोनों, भारत का पश्चिमी तट या भारत के पूर्वी तट, भारत के पश्चिमी तट में जो शहर नष्ट हुए समुद्र के नीचे जाने से, उनमें एक एग्ज़ाम्पल है लोथल की, अभी आपको मैंने बताया था, और दूसरी बड़ी फेमस एग्ज़ाम्पल है धौलावीरा की। क्योंकि ये पोर्ट सिटी थे और जब पानी नहीं वहाँ पहुँच रहा तो पोर्ट होने का सवाल ही नहीं। आप इसको अगर कल्पना करना है चाहें तो ऐसे सोचें कि अगर समुद्र का तल आज से 4-5 मीटर नीचे चला जाए तो आज के जितने पोर्ट हैं ये सब बेकार हो जाएंगे कि नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो धरती उभर कर समुद्र से आएगी, क्योंकि समुद्र का तल पीछे हटा, तो आप नया पोर्ट आके वहाँ बनाएंगे। और बॉम्बे का शहर जो है वो लोग वहाँ से सब खाली करके समुद्र के और नज़दीक आएंगे। लेकिन अगर जब दोबारा समुद्र बढ़ना शुरू होगा तो जो नया शहर बनाया था ये डूबेगा, आप फिर से लौट के पीछे जाएंगे।
तो जैसे गोवा में है, कहते हैं गोवा में जो 2000 साल पुराना जो पोर्ट टाउन था वो चांदोर कहलाता था, क्योंकि 2000 साल पहले सी ऊपर था। उसके बाद जब सी नीचे गया तो चांदोर पोर्ट तक जहाज़ पहुंच नहीं सकते थे, तो इसलिए गोपिकापट्टनम का नया पोर्ट बनाया गया। फिर जब गोवापट्टनम नष्ट हुआ, करीब करीब 1 मीटर सी वेरिएशन, तो बाद में मरमा गोवा का पोर्ट बना। तो ऐसे ही गुजरात कोस्ट में बहुत पुरानी एग्जाम्पल देखें तो धौलावीरा की एग्जाम्पल है, वर्ल्ड फेमस, अभी यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। वो भी एक पोर्ट टाउन था। और भारतीयों को बड़ा विशेष प्रेम है द्वारका से। जी डॉक्टर साहब, आपने द्वारका का जिक्र किया है। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इसके बारे में चर्चा भी होती है और लोगों की एक जिज्ञासा भी है द्वारका के बारे में। भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है उसके बारे में, सुदूर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो भी, इसके बारे में ये कहा जाता है कि द्वारका जो है वो पानी के अंदर है। तो पानी के अंदर जो आज है उसकी वजह क्या सुनामी है या कोई और वजह है? आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए 2-3 वजहें जो हैं वो चर्चा में रही हैं। 3 वजहें बताई जाती हैं। एक वजह कही जाती है कि समुद्र का तल बढ़ा, जिसमें साथ में ये भी शामिल है कि हो सकता है कि जिसको टेक्टोनिक्स बोलते हैं, न्यू टेक्टोनिक्स, लैंड भी थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है। तो अगर लैंड भी ऊपर नीचे जाएगा तो आभास यही देगा कि सी लेवल ऊपर या नीचे गया है। तो एक तो कारण बताया गया कि सी लेवल बदलता है। दूसरा बताया गया कि इरोज़न, कि जो लहरें हैं वो समुद्र में अगर बालू काटती रहती हैं बहुत सारे एरिया में, अगर करंट पैटर्न बदलता रहता है। तो कुछ लोगों का मानना है ये कि इरोज़न की वजह से हुआ। और तीसरा एक ग्रुप है जो कहता है कि सुनामी की वजह से हुआ है। चलिए एक एक चीज़ देखते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सामने समुद्र दिख रहा है आपको। अगर समुद्र इरोड करना शुरू करे तो क्या होगा? जहाँ मैं बैठा हूँ इसके नीचे की बालू कटेगी तो क्या मैं डूब जाऊँगा? मैं गिर पड़ूँगा पानी में। लेकिन समुद्र का तल तो वहीं पर है, खाली बालू हटती गई है। तो द्वारका ऐसा नहीं कि खाली डिस्ट्रॉय हुई है, द्वारका सबमर्ज भी है। जो समुद्र की द्वारका है वो सबमर्ज है, खाली नष्ट हुई नहीं है। इसी तरह से जो सुनामी आती, मान लीजिए आज सोचिए आप, सुनामी में लहरें ऊंची उठी और आके जहाँ भी हम लोग ये शूटिंग कर रहे हैं ये सब उन्होंने पानी में डुबो दिया। तो ये होगा कि ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। फिर क्या होगा? सुनामी वापस चली जाएगी। क्या मैं पानी में डूबा रहूँगा ये जगह? नहीं, ये तो फिर से ज़मीन पे आ जाएगी। सुनामी के हटते ही ये फिर से ज़मीन बनेगी। तो अगर आप ये देखें, आज जिस द्वारका की बात हम लोग करते हैं, समुद्र में डूबी द्वारका, तो इन 2 चीज़ों को अगर आप देखें ये पॉसिबल नहीं लगती है। तो तीसरा कारण है समुद्र का घटना या बढ़ना। और हम लोगों ने समुद्र में आए पिछले करीब 10-15 हज़ार साल के परिवर्तनों के ऊपर विशद अध्ययन किया। और उस अध्ययन ने ये बताया कि आज से 15,000 साल पहले समुद्र का तल आज से 100 मीटर नीचे था। कल्पना कीजिए कि कितनों मीलों तक आप चले जाइएगा आपको लैंड मिलेगी, ये हालत रही होगी। तो उसके बाद फिर जब पोल्स के ऊपर की आइस पिघली, वो पानी समुद्र में आया, समुद्र का तल ऊपर आया। करीब 7,000 साल पहले समुद्र का तल आज के करीब लेवल पे आया। 6,000 साल आज से भी ऊपर गया, फिर 3,500 साल पहले करीब नीचे आया, फिर 2,000 ऊपर गया, उसके बाद फिर करीब आज के लेवल पर है। तो 3,500 साल पहले इस बात के संकेत मिलते हैं कि समुद्र का तल आज की तुलना में नीचे था। और डॉक्टर SR राव जिन्होंने समुद्र में डूबी द्वारका की खोज की, तो उन्होंने उसकी जो उम्र बताई वो 3,500 साल ही बताई थी। तो ये दोनों चीज़ें कहते हैं कि कंसिडर या कन्वर्जिंग एविडेंसेस हैं कि डेटिंग कहती है 3,500 साल पहले, और जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 3,500 साल पहले समुद्र में डूबे होने के, समुद्र के नीचे होने के संकेत मिलते हैं। तो मैं बहुत सारी संभावनाओं के साथ ये कह सकता हूँ कि सबसे जो संभावना जो बहुत कन्विंसिंग लगती है वो है कि समुद्र में तल में आए परिवर्तनों ने उस समय की द्वारका को 3,500 साल पहले समुद्र में डुबोया। तो सुनामी इसका कारण नहीं हो सकता। जी, सुनामी द्वारका के डूबने का कारण नहीं हो सकता। जी, ये है।
क्या द्वारका या किसी प्राचीन नगर के इस सागर तट के किनारे होने के और भी प्रमाण मिलते हैं या मिल सकते हैं? देखिए बिल्कुल मिल सकते हैं। कुछ प्रमाण तो जैसे पुम्फार एरिया जो ईस्ट कोस्ट पे, बल्कि ये समुद्री पुरातत्व का जो काम हिंदुस्तान में शुरू हुआ था वो पुम्फार से ही शुरू हुआ था। तो पुम्फार के बाहर समुद्र में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं जो लगता है कि अभी पानी में डूब गए। देखिए पानी के अंदर जाके तो कोई शहर बनाएगा नहीं, बिल्कुल पानी के तट पे बनाएगा। तो ये पानी में आ रहे हैं तो उसका कारण या तो ज़मीन नीचे चली गई है और इसलिए वो पानी ऊपर आपको लग रहा है, पानी थोड़ा दूर तक आ जाएगा, या पानी का तल ऊपर उठा और इसकी वजह से वो समुद्र में गए। इसी तरह तमिलनाडु में एक बड़ी फेमस जगह है महाबलीपुरम, आप में बहुत से लोगों ने देखा होगा, वहाँ प्यारा सा मंदिर है। उस मंदिर के अगर आप उत्तर दिशा में जाएं तो 2004 या 5 की जो सुनामी थी उसने क्या किया, ऊपर की बीच की सतह की बालू थोड़ी इरोड कर दी, तो नीचे से मंदिर के अवशेष दिखने लगे। जब पूरी खुदाई की गई तो एक बड़ा मंदिर का, बड़ा अच्छा मंदिर का स्ट्रक्चर निकला जो किसी को पता नहीं था और जिसके ऊपर बीच था। तो हम लोगों ने उसके दक्षिणी भाग में सर्वे किया और वहाँ पे भी हमें लगता है कि जो आज का समुद्र का जो बीच है उसमें अगर खुदाई की जाए तो वहाँ संभावना है कि और भी अवशेष मिलेंगे, और समुद्र में भी डूबे हमें अवशेष मिलते हैं। तो ऐसा नहीं सिर्फ पश्चिमी तट पे द्वारका हमें दिखता है, पूर्वी तट पे दिखते हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा खोज की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा तो नहीं सकता इतने बड़े करीब 3,500-4,000 साल लंबी कोस्ट लाइन पे सिर्फ गुजरात में ही 2 शहर थे, बाकी तट के बाहर भी शहरों की संभावनाएं हैं, लेकिन उसको नई नई तकनीक से और नए नए सर्वे करने की बहुत आवश्यकता। मुझे विश्वास है कि ज़रूर मिलेंगे। जी, आपको विश्वास है कि ज़रूर मिलेंगे। एक जियोलॉजिस्ट होने के नाते भारत का जो अनसुलझा जो इतिहास है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या संभावनाएं को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इतिहास को लेकर पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ इतिहास का मतलब जो है वो मुग़ल काल का इतिहास माना जाता है। चलिए उस विवाद में नहीं जाते। इतिहास में और आर्कियोलॉजी में पहले तो फ़र्क समझ लिया जाए। इतिहास उसे कहते हैं जिसके रिटन रिकॉर्ड हों, और आर्कियोलॉजी जो आर्टिफैक्ट से हम बताएं कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। तो मानव सभ्यता से संबंधित अगर हम देखें 2 बड़े प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे, एक है रामायण और एक है महाभारत। रामायण काल के चीज़ों में जो समुद्रिक इतिहास में माना जाए तो वो राम सेतु कहलाए, और महाभारत काल के प्रसिद्धियों में अगर देखें तो कुरुक्षेत्र के बाद द्वारका का नंबर है। तो द्वारका और राम सेतु, इन दोनों के उत्थान या पतन में समुद्र में घटते बढ़ते तलों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। द्वारका पानी में डूबा इसलिए वो आउट ऑफ यूज़ हो गया। उस समय सी लेवल नीचे था, तो ये पॉसिबल था कि थोड़े से प्रयत्नों में इंडिया से श्रीलंका के लिए एक काजवे बनाया जा सके। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जब लोग राम सेतु की बात या एडम्स ब्रिज की बात करते हो तो दिमाग में जो कल्पना आती है कि जैसे राम ने फ्लाईओवर बनाया, कोई पुल बनाया होगा, ऐसा नहीं है। ये काजवे है। संस्कृत में क्या बोलते हैं? सेतु बंद रामेश्वरम। राम ने बंद बनाया, एक काजवे बनाया, मतलब पेड़ पौधे पत्थर डाल के जो छिछले समुद्र के एरिया थे उनके ऊपर जाने लायक वो इसलिए कर पाए कि उस समय सी लेवल नीचे था। 7,000 साल जो टाइम बताया गया, ये मेरा बताया हुआ टाइम नहीं है, और अगर ये सच है तो राम सेतु की कल्पना कोई कल्पना नहीं है, ये एक वास्तविकता थी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो जियोलॉजी की नॉलेज है ये बहुत से आर्कियोलॉजी की जो इतिहास की घटनाएं हैं उनको साबित करती है। तो महाभारत या रामायण हम लोग बड़े विश्वास के साथ अब कह सकते हैं कि ये सिर्फ कवि की कल्पनाएं नहीं है, ये सिर्फ कोई पौराणिक ग्रंथ नहीं है, ये महाकाव्य नहीं है, ये उस प्राचीन भारत की कहानी कहते हैं जिसके ऊपर हम भारतीयों को ही बहुत कम यकीन था। और हम साइंटिस्ट इस बारे में प्रयत्न कर रहे हैं कि हम इसके बारे में आप साइंटिफिक एविडेंस आपके सामने रख सकें जिससे आपको अपनी प्राचीन सभ्यता पे गर्व हो सके।
डॉक्टर साहब, अंत में एक बात हमारे दर्शक ये आपके माध्यम से ये समझना चाहेंगे कि नई तकनीक के माध्यम से, नई तकनीक की सहायता से क्या एक बार फिर से समुद्र मंथन हो सकता है? हालांकि समुद्र मंथन आप अपने समय में करते रहते हैं, वो आपके रेगुलर प्रैक्टिस है, लेकिन मैं इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री ये समझना चाहूँगा या आगे के डेवलपमेंट के लिए कि क्या एक बार फिर से समुद्र मंथन की आवश्यकता है हमको? जी, समुद्र मंथन तो हम लोग कर ही रहे हैं। और खाली देखिए, समुद्र एक ऐसी जगह है जिससे अभी इतनी देर जो हम लोगों ने बात की तो ये देखा कि प्राचीन शहरों के बारे में समुद्र में क्या क्या प्रमाण हैं, उसके बारे में बात की। तो सब अभी जो वक्त के साथ नए नए इंस्ट्रूमेंट आते हैं, नई नई टेक्निक्स आती हैं, तो इन टेक्निक्स का हम जैसे जैसे उपयोग करेंगे नए नए शहरों के मिलने की संभावना है जो अभी समुद्र में डूबे हुए हैं या जो समुद्र के किनारे पर थोड़ा ज़मीन पर हैं और अभी तक जिनकी प्रॉपर खोज नहीं की जा सकी। इसके अलावा समुद्र और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कह सकता है। आपको पता है कि धरती पे अवेलेबल मिनरल्स के भंडार अगले 50 से 100 सालों में ख़त्म होने वाले हैं। और डेवलप के लिए मिनरल फिर कहाँ से आएंगे? तो मिनरल आएंगे समुद्र से। समुद्र मंथन का एक आयाम समुद्र से खनिज प्राप्त करना भी है। जैसे आप ये बीच देख रहे हैं, अगर आप रत्नागिरी में जाएं तो ये बीच पे आपको बहुत सारे काले कण मिलेंगे जो इल्मेनाइट है। ये इल्मेनाइट का बहुत बड़ा अप्लाइड एस्पेक्ट्स है इंडस्ट्रीज़ में, टाइटेनियम बनाने में। इसी तरह से अगर आप डीप सी में जाएं तो 3 से 4,000 मीटर की गहराई में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिलते हैं, जैसे ब्लैक पोटैटो जैसे। और ये भविष्य का खनिज स्रोत हैं। इस पर 40 मेटल का एलॉय मिलता है, 40 मेटल शायद है, जिसमें मैग्नीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। सारी दुनिया में डीप सी माइनिंग के ऊपर काम चल रहा है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि भारत एक पहला देश है दुनिया का जिसको यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस बात का लाइसेंस मिला है कि डीप सी से आप माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन आपने अभी पूछा था कि भविष्य की तकनीक, फ़र्क इतना है कि अभी उसको निकालने में जितना पैसा खर्च होगा उससे कम में वो मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी का विकास होगा तो भविष्य के खनिज का स्रोत, भविष्य में समुद्र मंथन करके आप समुद्र से मिनरल निकाल कर अपने डेवलपमेंट, अपने विकास की जो संभावनाएं हैं उसको पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनबाउंड मीडिया के साथ बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम देखने के बाद आज के जो बहुत से युवा हैं वो इस क्षेत्र में आना चाहेंगे। ये मेरा आह्वान है उन लोगों से कि आइए और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में आप चाहे किसी भी ब्रांच से पढ़ाई कर रहे हों, समुद्र विज्ञान आपके लिए अपार संभावना का स्रोत है। चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हों, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बिकॉज मैरीन साइंसेज इज़ ए अप्लाइड ब्रांच। जैसे मैं खुद, मेरी अपनी ट्रेनिंग जियोलॉजी से है और मैं समुद्र विज्ञान में पिछले 4 दशकों से काम कर रहा हूँ। मेरे बहुत से साथी हैं जो जूलॉजी से, बॉटनी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से एमएससी करके आए हैं और वो समुद्र विज्ञान में हम लोगों का हाथ बटा रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोगों को देश के सांस्कृतिक गौरव को उत्थान करने की इच्छा मन में हो, जो हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी विधाओं से आते हैं, उनके लिए भी समुद्र विज्ञान में, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में मैरीन आर्कियोलॉजी एक अपकमिंग ब्रांच है, तो आज के युवाओं का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम लोग आपके किसी काम आ सकें तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राजीव निगम साहब, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से आपने हमारे दर्शकों को ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि दर्शक जो है इससे ज़रूर इससे लाभ उठाएंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। ये स्टोरी आपको कैसे लगी, कमेंट के माध्यम से आप मुझ तक ये बात को पहुंचाएं। आपके दिमाग में, आपकी सोच में अगर इसी तरीके की कोई स्टोरी हो, वो मेरे साथ आप साझा कर सकते हैं। उस स्टोरी को मैं करूँगा। अगली किसी स्टोरी पर अगले किसी ख़ास मेहमान के साथ फिर से मुलाकात होगी और भारत को देखेंगे मेरी नज़र से। तब तक के लिए नमस्कार।